लॉकडाउन पर मिली रियायत पर बोले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। कहा मास्क पहनना, दूरी बनाए रखना जरूरी, ना भूलें सोशल डिस्टेंसिंग। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। आपको बता दें, राजनाथ सिंह ने दिल्ली से आप सांसद एनडी गुप्ता की मांग। कोरोना मरीजों के लिए प्राइवेट अस्पतालों में 50 बेड हो रिजर्व। देश भर में लगातार बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या। दिल्ली में शराब के बाद तेल हुआ महंगा। पेट्रोल 1 रुपए, डीजल 7 रुपए हुआ महंगा। नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और दिल्ली से हम इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की एक अहम खबर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगी। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से सोनिया गांधी बातचीत करेंगी। कोरोना के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन पर चर्चा की जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की जाएगी। सोनिया गांधी कोरोना लॉकडाउन पर चर्चा करेंगी कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री से। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने वाली हैं। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से सोनिया गांधी की तरफ से बातचीत की जाएगी। ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और बताया जा रहा है कि इस बातचीत में कोरोना और लॉकडाउन को लेकर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाली हैं। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगी सोनिया गांधी। कोरोना लॉकडाउन पर चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से एएनबी न्यूज तक पहुंचा रहा है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने वाली हैं। कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की जाएगी। सोनिया गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक करने वाली हैं और कोरोना लॉकडाउन पर इस बैठक में चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से एएनबी न्यूज आप तक ये एक अहम खबर पहुंचा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाली हैं। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री से बातचीत की जाएगी। सोनिया गांधी की तरफ से बैठक के दौरान कोरोना लॉकडाउन पर चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से एएनबी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। कल कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की जाएगी। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से कोरोना लॉकडाउन पर चर्चा होगी। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। बैठक में बातचीत की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बैठक की अध्यक्षता करने वाली हैं। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की जाएगी। सोनिया गांधी की तरफ से कोरोना लॉकडाउन पर चर्चा की जाने वाली है। इस बैठक में बातचीत की जाएगी कोरोना और जो देश भर में लॉकडाउन जारी है उसके बारे में। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से एएनबी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। कोरोना लॉकडाउन पर चर्चा करेंगी सोनिया गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से एक अहम खबर एएनबी न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगी। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन पर चर्चा की जानी है इस बैठक में। इस बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बैठक होगी। बातचीत की जाएगी। जितने भी कांग्रेस शासित प्रदेश है उनके मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होनी है और इसमें बातचीत की जानी है कोरोना और लॉकडाउन को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार दिल्ली से एक अहम खबर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगी। चलिए रुक करते हैं खबरों का। रक्षा विशेषज्ञ शिवली देशपांडे ने घाटी में सक्रिय हो रहे आतंकियों के मसले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। Playing a deadly game.
and I'm very sure that India will retaliate very, very strongly, and it will give a final answer to Pakistan. Because again, there was an attack on the CRPF convoy, and 3 CRPF jawans have been martyred. Just yesterday, we had 5 of our soldiers who had been martyred. So this is something which the terrorists are playing with fire. Pakistan is playing with fire, and I think the whole problem lies with Pakistan, and that is why we should give it back very, very strongly. Violating ceasefire violations again in the evening yesterday was from the Pakistan side. Well, this is absolutely not called for, and Pakistan should know one thing very, very strongly, that India will retaliate, and when India retaliates, Pakistan won't understand what hit them. So please do not think that India is keeping quiet and India is not doing anything. We will definitely give you a full-blown answer to all these actions of yours. हरियाणा में आईएएस अधिकारी रानी नागर के इस्तीफे पर सियासत गरमा रही है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित नागर ने हरियाणा सरकार को आड़े हाथों लिया है। आइए सुनाते हैं हमारी संवाददाता से बातचीत में नागर ने क्या कुछ कहा। हरियाणा की प्रशासनिक अधिकारी रानी नागर के इस्तीफे के बाद जो है कांग्रेस मुखर हो गई है, और कहीं ना कहीं जो हरियाणा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित नागर मौजूद हैं। सर, रानी नागर जो है गुर्जर समुदाय से हैं और आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। क्या कारण मानते हैं कि आखिर एक आईएएस अधिकारी जो है सुरक्षा की गुहार लगा रही है, लेकिन सरकार ने मौन धारण किया हुआ है? देखिए, पिछले 15 दिन पहले रानी नागर ने अपने फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी ये लिखा डाला था कि मेरे साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, मेरे को जान से मारने का भय बना हुआ है, असुरक्षा महसूस कर रही है। लेकिन पिछले 15 दिन में हरियाणा प्रदेश की सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई उनको बुला के पूछा तक नहीं कि भाई आप क्यों इस्तीफा देना चाहती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो लोग नारे लगाते हैं, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी नारे लगाते हैं, आज बेटियों की क्या दुर्दशा हो रही है कि एक आईएएस बेटी डर से, भय से इस्तीफा देने को मजबूर हो रही है, और वो भी आईएएस का इस्तीफा। आईएएस कोई जल्दी से बनता नहीं है, लेकिन वो इतना डर बना हुआ है, इतनी मानसिक उस पर वजन पड़ रहा है कि वो इस्तीफा देकर चली आई। मैं आज हरियाणा सरकार से कहना चाहता हूँ, ये मैं लेटर भी उनके नाम लिखा है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बुलाकर इनसे पूछना चाहिए, और जो इन्होंने मानसिक प्रेशर के कारण अपनी मर्जी से नहीं जो आज इस्तीफा दिया है, उसको मंजूर नहीं किया जाना चाहिए। ललित जी, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े कड़े कानून बनाए हैं। यदि कोई छेड़छाड़ का मामला भी आता है तो तुरंत एफआईआर बिना जांच के करने के भी आदेश हैं। महिला अधिकारी जो है लगातार कह रही है कि मेरी जान को खतरा है, मेरी बहन की जान को खतरा है, उसके बावजूद और अधिकारी का नाम भी डिस्क्लोज कर दिया गया। किसके दबाव में आपको लगता है कि हरियाणा सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, जबकि पता है कि सरकार की इस मामले में काफ़ी किरकिरी होगी? देखिए, मैं तो सीधा सीधा आरोप लगाता हूं कि हरियाणा प्रदेश के जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी बनती है। वो इसका पटाक्षेप करें, वो इस निष्कर्ष निकालें कि इसमें दोष किसका है। उनको दोनों आईएएस को बुलाकर ये देखना चाहिए कि इसमें दोष किसका है, और जिसका दोष है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और ये सच बात है कि एक आईएएस को इतना मानसिक उत्पीड़न हुआ कि उसको रिजाइन करना पड़ा, तो कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आज सार्थक होता नजर आ रहा है? ये तो केवल कागजों में और नारा ही रह गया। कांग्रेस इस मामले में क्या इनिशिएटिव ले रही है? क्या मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश की गई, या फिर किसी और माध्यम से कार्रवाई की मांग की है आपने? देखिए, मैंने भी अपने लेवल पे, हमारे हरियाणा प्रदेश की अध्यक्षा हैं कुमारी शैलजा जी, उन्होंने अपने माध्यम से, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने भी, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आज रानी नागर जी के साथ है, और हम हरियाणा प्रदेश की सरकार की आंखें खोलना चाहते हैं, जो ये गूंगी और बहरी है, कि आंखें खोलिए और इन बेटियों की रक्षा करिएगा।
रानी नागर के पूरे मामले में हरियाणा सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जब देश की आईएएस बेटी सुरक्षित नहीं है तो हरियाणा की बेटियां कितनी सुरक्षित होंगी, जो घर पर बैठी बेटियां हैं कितनी सुरक्षित होंगी। और लगातार यह मामला जो है सुर्खियों में बना हुआ है, उसके बावजूद भाजपा सरकार की चुप्पी भी इस मामले को कटघरे में खड़े कर रही है। एएनबी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन शिवम के साथ पूजा शर्मा, फरीदाबाद। केंद्रीय मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों से फेसबुक लाइव के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने न केवल नीट परीक्षा और जेईई परीक्षा की तिथि की घोषणा की, इसके साथ ही छात्रों के अनेक सवालों के जवाब भी दिए। बता दें कि इस बार जेईई मेंस परीक्षा 18 जुलाई से 13 जुलाई के बीच आयोजित होगी और नीट परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित की जाएगी। केंद्रीय चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज एक अहम बैठक की। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। और इस समय इनके केसेस आने शुरू हो जाते हैं और फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ते हैं इन बीमारियों के संदर्भ में अपने सहयोगी मंत्री चौबे जी के साथ और अधिकारियों के साथ दिल्ली सरकार में लेफ्टिनेंट गवर्नर, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री और वहाँ के सभी दिल्ली सरकार के अधिकारी, दिल्ली की तीनों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी, एनडीएमसी के अधिकारी, इन सबके साथ हमने बातचीत की है। और जो ये तीनों बीमारियां हैं, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया, इनके संदर्भ में जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा की है। इस मीटिंग को इस समय करने की विशेष रूप से ज़रूरत इसलिए भी थी कि सारे हेल्थ सिस्टम का ध्यान जो है वो कोविड के अंदर लगा हुआ है और कोरोना वायरस के कंट्रोल में पूरी तरह से बिजी रहते इन महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान कहीं बट ना जाए, उनसे ध्यान ओझल ना हो जाए, इसलिए अस्पतालों में जो डेंगू के लिए, चिकनगुनिया के लिए टेस्टिंग किट्स की व्यवस्था करनी है, डॉक्टरों को सेंसिटाइज करना है, उसकी रिपोर्टिंग करनी है, उसके जो ब्रीडिंग साइट्स हैं चाहे वो घर में हो या घर के बाहर हो, उनके ऊपर लार्विसाइडल ऑपरेशंस करने हैं, या जो अलग अलग जो दिल्ली में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स हैं उनमें क्या क्या स्ट्रैटेजी के तहत इन बीमारियों को काबू करना है, कैसे सरकार की और गैर सरकारी सारी एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन करके रखना है, कैसे लोगों को RWS के माध्यम से इस परिस्थिति में भी इसके बारे में एजुकेट करना है, सेंसिटाइज करना है और ये कोशिश करनी है कि इन बीमारियों को हम ठीक प्रकार से ध्यान में भी ले आएं। विभिन्न मामलों पर बोलते हुए क्या कुछ कहा पंजाब के मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने, सुनते हैं। कल या परसों कैबिनेट होगी, उसमें फैसला हो जाएगा। मैं इस पक्ष में हूँ, खोलने चाहिए। ऑनलाइन डिलीवरी की बात भी आ रही है। मैं ऑनलाइन डिलीवरी के मैं खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि ठेके सीधे खोलने चाहिए। ये आखिरी सवाल, माइग्रेट लेबर्स को लेके पंजाब सरकार ने कहा है कि यहाँ से जल्द जितने भी माइग्रेट लेबर्स हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं। देखिए, मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूँ कि माइग्रेटरी जो लेबर है उनको अपने घर जाने दीजिए। हर इंसान चाहता है कि ये मुश्किल की घड़ी में वो अपने परिवार के साथ रहे। मुझे 2-3 बार सेंटर के मिनिस्टरों का टेलीफोन आया, उन्होंने हमसे सजेशन मांगी। मैंने उनको स्पष्ट कहा कि ये आपका फैसला गलत है, इनको घर जाने दीजिए। अगर शुरू में जाने देते शायद इतनी प्रॉब्लम ना होती। अब 8 लाख मजदूर पंजाब से जाने के लिए तैयार हो गया, तो ये 10 ट्रेनें कैसे ले जाएंगी? ये तो शायद 2 महीने लग जाएं। ये तो दिहाड़ी में 100 ट्रेन चलेगी तो अब बात बनेगी। अब ये बात शुरू की है तो इधर से बिहार को जाना चाहिए, बिहार से जो पंजाबी इधर आने चाहिए, उनके लिए भी ट्रेनें चलनी चाहिए। तो ट्रेनों की
जालंधर से झारखंड के लिए जाने वाली पहली श्रमिक एक्सप्रेस रवाना हो गई। पहले तय समय के अनुसार 11 बजे ट्रेन को छूटना था, लेकिन प्रशासन के प्रबंधों के चलते ट्रेन तय समय से रवाना होने में लेट हो गई। यह ट्रेन दोपहर बाद 1:24 पर रवाना हुई। सिटी रेलवे स्टेशन से 1188 यात्रियों को लेकर यह ट्रेन रवाना हुई। यात्रियों को रेलवे स्टेशन से दूर 3 विभिन्न स्थानों पर एकत्रित करके उनका मेडिकल चेकअप करने के बाद उन्हें वहीं पर ट्रेन की बोगियों की स्लिप दी गई। उनसे किराया नहीं लिया गया। जिन बसों के जरिए यात्रियों को स्टेशन पहुंचाया गया उसे पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। यहां शारीरिक दूरी का ध्यान रखते हुए उनका मेडिकल चेकअप करके अंदर प्लेटफॉर्म पर जाने दिया गया। ट्रेन में यात्री वहीं सवार हुए जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था या प्रशासन, स्थानीय थानों और संगठन की तरफ से SMS के जरिए उन्हें संदेश भेजा गया था। हरियाणा के सोनीपत में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आज सोनीपत में 5 नए मामले सामने आए, जिसमें से खानपुर PGI कोविड-19 अस्पताल के 4 कर्मचारी शामिल हैं। जैसे जैसे सोनीपत में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सोनीपत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आने लग गए हैं। सोनीपत के स्वास्थ्य विभाग से अभी तक 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं। आज सोनीपत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 78 पर पहुंच गई। उसको देखते हुए सोनीपत स्वास्थ्य विभाग ने अपने कोरोना योद्धाओं को बदलकर नए कोरोना योद्धाओं को वहां लगाने का फैसला किया है और पुराने कर्मचारियों को अब क्वारंटीन किया जाएगा। 24 केस आए थे और रात को एक रिपोर्ट और आई है हमारे पास, जिसमें हमारे 5 केसेज हैं। 4 ऐसे केस हैं जो खानपुर कला में ही एडमिट थे और वहीं पर उनकी टेस्टिंग हुई थी, और एक केस हमारे यहाँ का जाटी कला का है जो पॉजिटिव है। तो इन टोटल को मिला के हमारे जो केसेज है वो 78 हो। ये रात हमारी 5 केस पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से 4 खानपुर कला के हैं। जो खानपुर कला के 4 केसेज हैं हमने पूरा उनको एक तो जो जिन्होंने जितने ड्यूटी कर ली अपनी आइसोलेशन वार्ड में, उनको हम क्वारंटाइन में कर रहे हैं 2 दिन के लिए। नई टीम वहाँ पर लगा रहे हैं और नई टीम को यही चाहते हैं कि पूरा अपना PPE किट्स के साथ ही इनकी जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनको डील करें और अपना ख्याल रखें। सर, स्वास्थ्य कर्मचारियों की बात करें तो कितने कोरोना पॉजिटिव हैं? हमारे 9 पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से हमारे 4 तो डॉक्टर्स हैं और 5 हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिनमें से 4 क्लास 4 और 1 स्टाफ नर्स। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कोरोना संक्रमित मरीज शतक हो गए हैं। दरअसल ये सभी 100 मरीज चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से हैं, जहां पर एक की मौत हुई है, जिसके चलते निम्बाहेड़ा में महा कर्फ्यू जारी है। तो वहीं अब उदयपुर के बजाय भीलवाड़ा ही जांच के सैंपल भेजे जा रहे हैं। बहरहाल चित्तौड़गढ़ में जहां जिला मुख्यालय पर भी 8 घंटे की छूट दी जा रही है, वहां पर छूट को कम करने के लिए कई संगठनों ने मांग की है। चित्तौड़गढ़ की स्थिति गंभीर ना हो, इसके लिए अब लोग खुद आगे आने लगे हैं। लेकिन दूसरी ओर जिला मुख्यालय पर अब सभी प्रकार की दुकानें बैरिकेड खुलने लगी हैं, जिनका कोई निर्देश भी नहीं दिया गया, वो दुकानें भी खुली हुई दिखाई दी। पंजाब के फाजिलका में पहुंचे 30 श्रद्धालुओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है और अब तक फाजिलका जिले में कुल 34 केस पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं अब फाजिलका जिले में कोरोना ब्लास्ट की खबर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन डॉक्टर हरचंद्र सिंह ने ये पुष्टि की है कि 30 केसों में पॉजिटिव आए सभी नांदेड़ साहिब से लौटे श्रद्धालु हैं। बता दें कि इससे पहले जिले में 4 केस पॉजिटिव आ चुके हैं और अब तक जिले में कुल 34 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 11 जलालाबाद, 9 फाजिलका और 13 अबोहर के हैं। वहीं सिविल सर्जन के मुताबिक ये सभी लोग फाजिलका जिले के गांव के निवासी हैं। हालांकि एक राजस्थान का रहने वाला है, जिसकी पुष्टि की जा रही है। पिछले हफ्ते कुछ श्रद्धालु आए थे, उन्होंने 33 किलो सैंपल भेजे थे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी फरीदकोट। इन्हों के 30 बंदे पॉजिटिव आ चुके हैं। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੌਕੇ 19 ਬੰਦੇ ਮੇਜਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਅਬੋਹਰ, ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹਨ ਤੇ 11 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ CSC ਰਾਮਸਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇ ਅਬੋਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 13 ਨੇ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬਲਾਕ ਦੇ 9 ਨੇ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 7। ਇੱਕ ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕੁਛ ਹੈਗੀ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ।
हरियाणा के कुछ जिलों में दुकानदारों और इंडस्ट्री को सुबह 8 से लेकर दोपहर 2 बजे तक अपनी दुकानें खोलने की छूट मिली। वहीं करनाल के एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया के नेतृत्व में शहर भर में फ्लैग मार्च निकाला गया। 2 बजे के बाद शहर में घूम रहे लोगों से एसपी ने सख्ती से पूछताछ की। इसके साथ ही मौके पर डीएसपी राजीव कुमार समेत जिले के कई थानों के इंचार्ज फ्लैग मार्च में मौजूद रहे और डीएसपी राजीव कुमार ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। करनाल में लॉकडाउन का जो है तीसरा चरण चला हुआ है। अगर बात करें तो कल जिस प्रकार से डीसी उपायुक्त मुद्दे द्वारा मीटिंग की गई थी, उसमें फैसला लिया गया था कि करनाल का कुछ जो एरिया है खोल दिया जाएगा। हम उसी को देखते हुए जो टाइमिंग है 8 से 2 बजे तक रखी गई थी। 2 बजे के बाद जो भी दुकानदार दुकान खोलता पाया गया या बाहर निकलते हुए पाया गया तो पुलिस प्रशासन द्वारा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ उसी घड़ी में जुड़े हुए हैं डीएसपी राजीव कुमार। उनसे जानते हैं किस तरह से फ्लैग मार्च कर रहे हैं, क्या कुछ लोगों से अपील कर रहे हैं। लोगों से देखिए अपील रहेगी कि लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है, इसमें रियायतें सरकार द्वारा दी गई हैं। उन रियायतों में रहते हुए अपना जो दुकानें खोलनी हैं वो उस तरह खोलें और प्रशासन का सहयोग करें। जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके नॉर्म्स उनका पालन करें और 2 बजे के बाद कोई भी दुकान ना खोलें। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जो एहतियात बरत सकते हैं वो बरतें। हालांकि इतने प्रयास भी किए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन द्वारा, लोगों को अपील भी की जा रही है कोरोना वायरस से जीतना है तो हमारे को आपस में एकता रखनी पड़ेगी और जो सोशल डिस्टेंस का पालन है वो भी करना पड़ेगा। अभी भी काफ़ी दुकानदार जो हैं इक्का दुक्का दुकान जरूर खुलती हुई देखी जा रही हैं। आपकी तरफ से क्या कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई की? देखिए अभी हमने शहर का फ्लैग मार्च किया है। बहुत से जो मैक्सिमम दुकानें हैं 99.9% कहूँगा मैं, सभी दुकानें टाइम से पहले बंद हैं। शहर में कोई ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं है और जो लोग बाहर हैं उनसे हम निवेदन भी कर रहे हैं, पूछताछ भी कर रहे हैं कि इस समय 2 बजे के बाद जो मूवमेंट है बेवजह ना कोई दुकान खोली तो कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, वो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट की जा रही है। इसके अलावा जो लोगों से जो दुकानें खोल रहे हैं बेवजह, इक्का दुक्का दुकान थी, उनको समझा दिया गया यदि भविष्य में करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। दुकान भी सील हो सकती है, सेक्शन 188 का FIR भी रजिस्टर हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ करनाल डीएसपी राजीव कुमार। इन्होंने यही बताया कि जो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जिस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा जो है आज फ्लैग मार्च निकाला गया है, लोगों से अपील की गई लोग अपने घरों में रहे। हालांकि कुछ दुकानदारों की दुकानें भी खुली मिली, उनको समझाया गया। कुछ वाहन चालक जरूर सड़कों पर मिले, एसपी जो है उनके द्वारा, एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया द्वारा उनको भी समझाया गया। लोगों से ये अपील सोशल डिस्टेंस बनाए रखे और अपने घरों में ही बने रहे। अमित भटनागर, ANB न्यूज, करनाल। और इसी बीच दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कोरोना का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में आईटीबीपी जवानों पर भी अब कोरोना का कहर। अब तक आईटीबीपी के 45 जवानों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। 43 जवान दिल्ली की आंतरिक सुरक्षा कर रहे थे जो कि कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। 2 जवान दिल्ली पुलिस के साथ लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे थे, उनमें भी कोरोना की पुष्टि हुई है। दिल्ली में आईटीबीपी जवानों पर भी अब कोरोना का कहर नजर आ रहा है। अब तक आईटीबीपी के 45 जवानों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। 43 जवान दिल्ली की आंतरिक सुरक्षा कर रहे थे और उसी दौरान वे कोरोना से संक्रमित हो गए। वहीं 2 जवान ऐसे थे जो दिल्ली पुलिस के साथ लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे थे। दिल्ली में आईटीबीपी जवानों पर कोरोना का कहर नजर आ रहा है। अब तक आईटीबीपी के 45 जवानों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। 43 जवान जो कि दिल्ली की आंतरिक सुरक्षा में तैनात थे कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। वहीं 2 जवान ऐसे थे जो दिल्ली पुलिस के साथ लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे थे, वे भी अब कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में आईटीबीपी जवानों पर कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक आईटीबीपी के 45 जवानों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। 43 जवान दिल्ली की आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए थे। वहीं 2 जवान ऐसे थे जो दिल्ली पुलिस के साथ लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे थे। अब ये 45 जवान इस समय कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। आईटीबीपी जवानों पर कोरोना का कहर। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। अब तक आईटीबीपी के 45 जवान कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। 43 जवान दिल्ली की आंतरिक सुरक्षा में तैनात थे। वहीं 2 जवान दिल्ली पुलिस के साथ लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे थे। 45 जवानों में कोरोना की पुष्टि हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। आईटीबीपी के 45 जवान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जी बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से अब जवानों की गिनती भी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हर तरीके से कोशिश की जा रही थी कि कोरोना वायरस की आवाज पहुंच रही है आप तक? जी तक नहीं साफ तरीके से पहुंच पा रही है। आप अपना आंसर दोबारा रिपीट कीजिए। जी बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से आईटीबीपी के जवान जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की चिंता होना लाजमी है, क्योंकि
सरकार ने एक तरफ से जनता को संभालना है, दूसरी तरफ जवानों को भी संभालना पड़ रहा है, क्योंकि जवानों को पहले लगाया गया था लॉकडाउन के लिए, मगर जिस तरीके से अब जवानों की जो पुष्टि होती जा रही है कि भाई कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो जिम्मेवारी है वो और बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हर तरीके से कोशिश की जा रही थी कि लोगों को बचाया जा सकता, मगर अब जब जवान ही इसकी चपेट में आते जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सरकार की जिम्मेवारी बढ़ेगी और डॉक्टरों की भी जिम्मेवारी बढ़ेगी। जी तो शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए। वहीं हरियाणा के सिरसा में लॉकडाउन के तीसरे चरण में लोगों को प्रशासन ने कुछ छूट दी है, जिसके चलते सोमवार से दुकानें खुलनी शुरू हो गई। दुकानों को खोलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है, लेकिन कुछ लोग बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आए, जिसके बाद जिले के एसडीएम और डीएसपी आर्यन चौधरी ने शहर में गश्त लगाई और बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों को अपने घरों में जाने की अपील की। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति शाम को 7 बजे के बाद सुबह 7 बजे तक बेवजह घर से बाहर घूमता मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि 7 से 7 कंप्लीट जो है लॉकडाउन है, कोई भी बाहर ना निकले, और इसके लिए हमने स्पेशल टीम्स लगा रखी हैं, नाके लगा रखे हैं कुछ एक, और पेट्रोलिंग पार्टीज हमारी चल रही हैं, तो वो इसको एनफोर्स करेंगी कि भाई 7 बजे के बाद कोई ना निकले, कोई ना ही कोई शॉप खुली है, सब कुछ बंद है, तो 7 से 7 कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। मार्केट सभी बंद है, जो इनकी टाइमिंग है, टाइमिंग पे सारी बंद हो गई थी, और हम थोड़ा इसमें आज एसडीएम साहब और हम गए थे कि थोड़ा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी मार्किंग वगैरह और जो और चीज़ें हैं हमें जो करनी चाहिए। कोरोना लॉकडाउन के चलते बच्चों की पढ़ाई पर इसका खासा असर पड़ा है। हालांकि राज्य सरकारों की ओर से बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के टोहाना में शिक्षा विभाग की ओर से भी क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। बता दें कि क्षेत्र के 111 सरकारी स्कूलों के हजारों बच्चों को शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। विभाग की इस शिक्षा प्रणाली से अभिभावक भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों को रोजाना हर विषय की ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है और खंड शिक्षा अधिकारी मुकेश शर्मा खुद इस प्रणाली पर नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग के शिक्षक बच्चों को पढ़ाई में आने वाली हर दिक्कत का भी समाधान कर रहे हैं। कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए हमने बच्चों को ऑनलाइन स्टडी जो है वो कराई है। उसके लिए जो है हमने 65 से 70% बच्चों को जो है वो टीवी से जोड़ दिया है, और उसके अलावा जो है लगभग 17,000 बच्चों में से करीब 10,000 बच्चों को जो है हम व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया है हमने, और डेली टीचर्स जो है उनसे बच्चों से हमारे बीआरसी और बीआरपी जो है वो फीडबैक लेते हैं, और उनकी रेगुलर पढ़ाई जो है वो चल रही है और बच्चे इससे बड़े खुश हैं। 111 स्कूल टोहाना उपमंडल के अंदर है, और सभी बच्चे जो है ऑनलाइन स्टडी उनकी चल रही है, और जो कि एक तरह से अध्यापक जो है उनसे पूरा फीडबैक लेते हैं और होमवर्क देते हैं, और बच्चे उसको जो है बड़े उनकी कारगुजारी से अध्यापक भी खुश है और बच्चे भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं।